हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी वाली। तो आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 आवर पास्ट वाले बुक का, जिसका नाम है किंगडम्स किंग एंड एन अर्ली रिपब्लिक, इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी जो किंग है वो किंग कैसे बनता था पहले के टाइम पे, ठीक है। फिर उसका वो गवर्नमेंट कैसे मैनेज करता था, किस टाइप का गवर्नमेंट होता था पहले के टाइम पे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पहले के टाइम पे कैसे होता था, ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम कैसा होता था, ये सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। इलेक्शन डे, शंकरन woke up to see his grandparents all ready to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why? Shankaran wanted to know. Were they so excited? Somewhat impatiently. His grandfather explained, "We can choose our own rulers today." तो शंकरन जो है वो अपने जब दादा दादी को देखता है कि वो पूरा अच्छे से एक्साइटेड होके तैयार होके एकदम जल्दी में कहीं जा रहे हैं, तो वो उनसे पूछता है कि आप इतना जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हो। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग वोट देने जा रहे हैं, ठीक है, और पोलिंग बूथ पे हम लोग सबसे ज़्यादा जल्दी पहले पहुंचना चाहते हैं। तो शंकरन बोलता है आप लोग इतने एक्साइटेड क्यों हैं वहाँ जाने के लिए। तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं क्योंकि आज वो दिन है कि हम अपने रूलर्स को चुन सकते हैं वोट दे के। हम जिसको वोट देंगे मतलब वो रूलर बन सकता है जो हमारे ऊपर राज करेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई दे वर सो एक्साइटेड, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक है हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स। कैसे जो एक ऑर्डिनरी आदमी हुआ करता था पहले के टाइम पे एक राजा बन जाता था, उसका पूरा प्रोसेस कैसा हुआ करता था। Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. तो लीडर्स को चुनना या फिर रूलर्स को चुनना वोटिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा कॉमन बन गया है। अब ये बहुत कॉमन सी बात है फ्रॉम 50 ईयर्स अगो। हाउ डिड मैन बिकेम रूलर इन द पास्ट। अभी के टाइम पे तो वोट दो रूलर बन जाते हैं, ठीक है, बट पहले के टाइम पे कैसे होता था वो जानते हैं। तो some of the rajas we read about in chapter number 4 were probably chosen by the jana, the people. तो हम लोग जानते हैं जना मतलब people होता है। तो पहले के टाइम पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि लोग जो थे ना वो जिसको चूज करते थे वो राजा बन जाता था, ठीक है। बट अराउंड 3000 ईयर अगो, बट 3000 साल पहले की बात करें, वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजाज वे आर चूजन। सम men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. बट हम लोग इस पैटर्न में चेंज भी देखें, जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि नॉर्मली जो लोग चूज करते थे, जो जना या जिसको लोग बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल पीपल चूज करते थे, वो रूलर बन जाता था। बट इस पैटर्न में हम लोग एक चेंज नोटिस किए। अब क्या होता था ना, 3000 साल पहले हम लोग अब क्या देख रहे हैं एक पैटर्न कि जो जिसको भी राजा बनना है उसको बिग सैक्रिफाइस करना पड़ता था, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो सक्सेसफुल हो गया वो राजा बन जाता था, ठीक है। तो जैसे कि अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस वॉज वन ऑफ द सच रिचुअल. A horse was let loose to wander freely. It was guarded by the Raja's men. If the horse wandered into the kingdoms of other Raja and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These Rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by the specially trained priests who were rewarded with gift. The Raja who organized the sacrifice was recognized as very powerful and all those who came brought gift for him. तो देखो इस पैरा में बेसिकली लिखा क्या है, इस पैरा में यही लिखा है कि वो आदमी रूलर बनता था जो अश्वमेध या हॉर्स सैक्रिफाइस कर लेता था। ये क्या होता है हॉर्स सैक्रिफाइस, इसको देखो, इसमें क्या होता था ना कि एक हॉर्स रहता था, ठीक है, उसको छोड़ दिया जाता था, वैंडर फ्रीली छोड़ दिया जाता था उसको खुला, ठीक है। और उस हॉर्स को कौन देखता था, उस पर नज़र कौन रखता था, राजा के लोग, राजास मैन। और हॉर्स जो था ना, जब वो पूरे किंगडम में घूमता था तो बाकी राजा जब उस हॉर्स को देखते थे, अगर बाकी राजा उस हॉर्स को रोक लेते थे और बोलते थे अब हम आपके राजा के साथ युद्ध करेंगे, तो चलो ठीक है, और अगर ये राजा युद्ध में जीत जाता था तो ये पावरफुल माना जाता था। लेकिन अगर वो कोई उस हॉर्स को कोई रोकता नहीं था, दूसरा किंगडम का राजा, इसका मतलब कि वो मान लिया कि ये जो राजा बनने वाला है ये बहुत पावरफुल है और ये लायक है थ्रोन के,
ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ में यही होता था, ठीक है, कि जिसको भी राजा बनना है पहले उसको इतना हिम्मत करना पड़ेगा कि वो एक हॉर्स को खुला छोड़े, और अगर उसको उस हॉर्स को कोई राजा रोके तो वो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अगर दूसरा राजा के साथ वो लड़ लेता है, जीत लेता है, तो वो थ्रोन पे आ जाएगा, वो सिंहासन पे आ जाएगा। और अगर वो उससे लड़ा और अगर वो नहीं जीता तो वो सिंहासन पे नहीं आता था, ठीक है। इसमें बेसिकली पूरा यही है। तो फिर उसके बाद क्या होता था, ये अश्वमेध यज्ञ जो था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, और इसीलिए इसको नॉर्मल नहीं, स्पेशल प्रिस्ट इसको परफॉर्म करते थे। जो खास पंडित होते थे ना वो इस पूजा को करवाते थे, ठीक है। और इन पंडितों को बहुत सारा गिफ्ट दिया जाता था, बहुत सारा उपहार दिया जाता था, ठीक है। जो राजा होते थे ना, ये जो पूरा सैक्रिफाइस ऑर्गेनाइज करते थे वो बहुत पावरफुल होते थे। सोचो, सपोज हमको अगर पहले के टाइम पे हम जन्म लिए होते, हमको राजा बनना होता, तो हम अगर ऐसा करते कि हम घोड़ा को खुला छोड़ देते, और अगर उस कोई और देश का राजा उस घोड़ा को रोकता कि नहीं, हम आप जो आपके किंगडम में राजा बनने वाला है हम उसके साथ लड़ना चाहते हैं, तो हमको सोचो उसके साथ लड़ना पड़ता, उसको हराना पड़ता, तब हम गद्दी में आ पाते और राज कर पाते। तो यही अश्वमेध यज्ञ में या फिर हॉर्स सैक्रिफाइस में होता था, ठीक है। तो सोचो इसको करने वाला कितना पावरफुल होता होगा, मतलब वो तैयार होता था कि नहीं, कोई भी अगर मेरे हॉर्स को रोकेगा तो हमको उसके साथ लड़ना है और उसको हराना भी है, ताकि हम रूलर बन पाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आता था इस अश्वमेध यज्ञ में वो बहुत सारे गिफ्ट लाता था राजा को देने के लिए, ओके। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल। राजा तो मेन होता था ये पूरे मतलब पूजा में। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। उनका एक स्पेशल सीट होता था जहाँ पर वो बैठते थे, बहुत बड़ा सा सिंहासन होता था, या फिर एक टाइगर का स्किन का, जिसको ब्रेवरी का निशान माना जाता है, एक सिंबल माना जाता है टाइगर का स्किन, सोचो, तो उसके ऊपर वो बैठते थे। हिज चैरियोटर, मतलब उनका जो रथ होता था, उन हिज चैरियोटर, उनके रथ को जो चलाता था, राजा के रथ को, हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स, चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। तो जो रथ चलाता था राजा का, वो उनका पूरा तारीफ करता रहता था कि ये कितने शक्तिशाली है, ये इतना सारा बैटल्स जीत चुके हैं। His relatives, especially his wife and son, had to perform a variety of minor rituals। और वो जो राजा के बेटे, उनकी जो वाइफ होती थी, उनकी जो पत्नी होती थी, वो भी छोटा मोटा कुछ कुछ पूजा करते रहती थी, रिचुअल्स करते रहती थी। The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice। और इस ये सब जब चल रहा होता है अश्वमेध यज्ञ, तो उनके बेटे और पत्नी तो वो भी कुछ पूजा कर रही होती हैं, और जो बाकी राजा होते हैं वो देख रहे होते हैं इस पूरे सैक्रिफाइस को, कि कैसे ये राजा पावरफुली मतलब लड़ रहा है सबसे। Priest perform the rituals including the sprinkling of sacred water on the king। जो प्रिस्ट होते थे, जो पंडित होते थे, वो क्या करते थे, तो वो हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे गंगा जल छिड़कते हैं हम लोग, बहुत शुद्ध माना जाता है, अच्छा माना जाता है, तो वैसे ही जो पहले के जो पंडित होते थे, पवित्र पानी जो है, ठीक है, वो किंग के ऊपर छिड़कते थे, स्प्रिंकल करते थे। सैक्रेड मतलब पवित्र। द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और वैश्या ऑल्सो ब्राउट गिफ्ट। आम लोग जो होते थे वो भी गिफ्ट लाते थे। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वेर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय द प्रिस्ट वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल। बट हाँ, जिसको जो पहले के टाइम पे ना पंडित लोग जो प्रिस्ट होते थे उनको ब्राह्मण्स के कैटेगरी में वो है ना, तो उनको बहुत स्पेशल माना जाता था, और वो बोलते थे कि शूद्र का कोई वैल्यू नहीं है। तो जो शूद्रास होते थे ना, वो ये सब सैक्रिफाइस, ये सब जो पूजा हो रहा होता था, तब वो लोग को आने का इजाज़त नहीं होता था, ठीक है। तो शूद्रास को इजाज़त नहीं होता था। अब यहीं से एक हम लोग को डिफरेंस देखने को मिल गया कास्ट सिस्टम का, ठीक है, कि प्रिस्ट को इतना ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, वहीं एक कैटेगरी ऑफ लोग जिनको शूद्रास कहा जा रहा है, उनको इस पूजा में आने का मतलब क्या बोले, सहमति भी नहीं था, ठीक है। तो अब यहीं से एक टॉपिक निकलता है दूसरा, जिसका नाम है वर्नास। ये क्या है, पढ़ते हैं। वी हैव मेनी बुक्स दैट वेर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारा बुक कंपोज हुआ है, और ये जो बुक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेटर वैदिक बुक। लेटर वैदिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे बुक्स जो हैं वो ऋग्वेदा के बाद कंपोज हुए हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा चीज़ आ गया, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, एज वेल एज और कुछ अदर बुक्स भी हैं,
दीज वेयर कंपोज्ड बाय द प्रिस्ट, और इसको कौन कंपोज किया, ये सब यजुर्वेद, अथर्वेद या फिर सामवेद को तो ये लोग प्रिस्ट के द्वारा कंपोज किया गया, पंडित लोग ने इसे कंपोज किया है। और इसमें ये सारी बुक्स में ये बताया गया है कि रिचुअल्स को सही ढंग से कैसे किया जाता है, उसका पूरा प्रोसीड्यूर, उसका पूरा विधि उसमें बताया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मतलब रूलर्स के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। देयर वेर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी एट दिस टाइम, मतलब पहले के टाइम पे बहुत सारा अलग अलग ग्रुप हुआ करता था, एक प्रिस्ट का, एक वैरियर का, एक तो ग्रुप होता था प्रिस्ट एंड वैरियर्स का, एक ग्रुप होता था फार्मर्स का, हर्डरर्स का, ट्रेडर्स का, क्राफ्ट पर्सन का, लेबरर्स का, फिशिंग का, फोल्क का, फॉरेस्ट पीपल का। ये सारे लोग ना अलग अलग कैटेगरी में बस डाल दिए गए थे, डिवाइड कर दिए गए थे, ठीक है। जैसे कि सम प्रिस्ट एंड वैरियर्स वेर रिच एज वेयर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, तो बहुत सारे जो मतलब फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे या फिर प्रिस्ट थे, वैरियर्स थे, वो रिच हुआ करते थे, बहुत अमीर हुआ करते थे। और अदर्स इंक्लूडिंग मेनी हर्डरर्स जो होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, लेबरर होते थे, फिशिंग फोल्क होते थे, हंटरर होते थे, गैदरर्स होते थे, वो गरीब होते थे, वेर पुअर, ठीक है। द प्रिस्ट डिवाइडेड पीपल इंटू 4 ग्रुप्स, जो पंडित जी थे ना पहले के टाइम पे, जो प्रिस्ट हुआ करते थे, वो क्या कर दिए, वो लोगों को मतलब पीपल को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नास, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ना हैड ए डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन, हर वर्ना का अलग अलग काम था। जैसे कि पहला वर्ण वॉज ऑफ द ब्राह्मण, पहला वर्ण को क्या कहा गया है, ब्राह्मण, जो पहले पायदान पे आते हैं, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है ब्राह्मण्स को, ठीक है। ब्राह्मण्स वेर एक्सपेक्टेड टू स्टडी, टीच द वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट। अब ब्राह्मण्स का क्या काम माना जाता था, उनका ड्यूटी माना जाता था कि ये लोग को सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाना है वेदास, ठीक है, और ये लोग को सैक्रिफाइसेस करना है, मतलब पूजा करवाना है, और गिफ्ट इनका लेने का हक बनता है, ये ब्राह्मण्स का काम माना जाता था, ठीक है। और इनको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी माना जाता था, ठीक है, सबसे टॉप पे। सेकंड जो वरना सेकंड लेवल पे जो आते हैं इनके बाद, उनको कहा जाता है क्षत्रियस। दे वेर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल, जो सेकंड नंबर पे जिनको क्षत्रिय कहते हैं, ये लड़ते थे अच्छाई के लिए, कोई युद्ध हो रहा है तो उसमें लड़ना हो गया, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ते थे, जैसे कि सैनिक। एक राजा को भी क्षत्रिय कहा जाता है क्योंकि वो अपने किंगडम को बचाने के लिए लड़ता था अपने एनिमी से, ठीक है। वैरियर भी कहते हैं। थर्ड जो वर्ना या थर्ड कैटेगरी में जो लोग आते थे, उनको कहते थे हम लोग विश और या वैश्यास। दे वेर एक्सपेक्टेड टू बी इन, ये ज़्यादातर कौन होते थे, फार्मर्स होते थे जो खेती करते थे, हर्डरर्स होते थे या फिर ट्रेडर्स होते थे जो व्यापार करते थे, और हर्डरर्स मतलब जो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। जो क्षत्रियज होते थे या जो वैश्याज होते थे ना, दोनों मतलब सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कर सकते थे, मतलब कि पूजा ये लोग भी कर सकते थे, ये लोग के लिए कुछ मना नहीं था, रिस्ट्रिक्शन खास नहीं था। तो ब्राह्मण्स, क्षत्रियज और वैश्याज, ये 3 वर्णास के बारे में हम लोग पढ़े, 3 कैटेगरी ऑफ पीपल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट वेयर द शूद्रास, चौथा वर्ण मतलब चौथा कैटेगरी ऑफ पीपल भी एक था, वो कौन थे, शूद्रास, who had to serve the other 3 groups and could not perform any ritual, जो बाकी 3 ग्रुप्स को हमेशा सर्व करते थे, उनके लिए काम करते थे, उनकी सेवा करते थे। किसको किसको, ब्राह्मण्स को, क्षत्रियस को और वैश्यास की सेवा कौन करता था, चौथा ग्रुप जिसको शूद्रास कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। इनको पूजा करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, ठीक है। ऑफन विमेन वेयर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास, पहले के टाइम पे जो विमेन्स होती थी ना, उनको भी शूद्रा के कैटेगरी में डाला जाता था, मतलब उनको बहुत नीच जाति का समझा जाता था, इसलिए उनको शूद्रास के कैटेगरी में डाला जाता था। बोथ विमेन एंड शूद्रास वेर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदा, शूद्रास कैटेगरी से भी जो लोग बिलोंग करते थे, या जो विमेन होती थी, कोई भी विमेन चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, अगर वो औरत है, ठीक है, तो वो वेदास नहीं पढ़ सकती हैं, ठीक है। शूद्रास भी वेदास नहीं पढ़ सकते, उनको अलाउड नहीं था। द प्रिस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जो
प्रिस्ट होते थे ना, जो पंडित होते थे, वो कहते थे कि ये जो भी कैटेगराइजेशन किया गया है ना लोगों का इन द कैटेगरी लाइक ब्राह्मण्स या फिर क्षत्रिय या फिर वैश्य या फिर शूद्रा, ये ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किया गया है। जो जिस कैटेगरी में जन्म लेगा वो वही बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ वंस फादर एंड मदर वेयर ब्राह्मण, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण एंड सो ऑन। अगर कोई किसी के मम्मी पापा ब्राह्मण है और अगर कोई बच्चा उनका जन्म लेता है तो वो ऑफकोर्स ब्राह्मण ही कहलाएगा। ठीक है। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। पहले के टाइम पे कुछ लोगों को अनटचेबल्स भी माना जाता था। अपार्ट फ्रॉम ये 4 कैटेगरी, जो कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, एक और बोला जाता था अनटचेबल्स का ग्रुप माना जाता था। ठीक है। दीज इंक्लूडेड सम, जिसमें क्राफ्ट पर्सन आ गए। ठीक है, जो क्राफ्ट का काम करते थे, पॉट बनाना हो गया, बीड मेकिंग हो गया। कुछ हंटर्स आ जाते थे जो एनिमल को हंट करते थे। गैदरर्स आ जाते थे जो गैदर करते थे फॉरेस्ट से फ्रूट हो गया या वुड हो गया। दीज इंक्लूडेड दिस टाइप ऑफ पर्सन्स। ठीक है। द प्रिस्ट सेड दैट कॉन्टैक्ट विद दीज पीपल वॉज पॉल्यूटिंग। प्रिस्ट का ऐसा मानना था कि अगर आप अनटचेबल्स के कॉन्टैक्ट में आते हो तो आप पॉल्यूट हो जाओगे, आप गंदे हो जाओगे। उनका ऐसा मानना था। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये लिखा है कि जो ये अनटचेबल्स होते थे ना, वो क्रीमेशंस परफॉर्म करते थे, वो हेल्प करते थे ब्यूरियल्स वाले काम में। मतलब कि अगर कोई मरा तो उसकी बॉडी को जलाना है, क्रीमेशन का काम करना है, अंतिम संस्कार का काम करना है, तो ये कौन करेगा? ये ब्राह्मण और वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय वाले लोग नहीं करेंगे। ये सिर्फ अनटचेबल्स कैटेगरी में जो लोग आते हैं ना, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन या फिर गैदरर, हंटर, ये सब काम करेंगे। क्रीमेशन का, अंतिम संस्कार का, ये सब काम जो होता है ना वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है। और इसीलिए इनके ये सब काम करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग इनके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए इनको, नहीं तो हम लोग भी पल्यूट हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। पहले के टाइम पे ऐसे माना जाता था। ठीक है। फिर उसके बाद मेनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ना लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स। अब ये जो ब्राह्मण्स थे ना, जो ये वर्ना सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिए थे, बहुत कोई इसको नहीं मानते थे। ठीक है, नहीं मानते थे। सम किंग्स थॉट दैट दे वेयर सुपीरियर टू द प्रिस्ट, अदर्स फेल्ट दैट। अब जैसे कि किंग्स को क्या लगता था कि हम लोग तो ब्राह्मण से भी ज़्यादा ऊपर हैं क्योंकि हम लोग राजा हैं। अदर फेल्ट दैट बर्थ कुड नॉट बी अ बेसिस फॉर डिसाइडिंग विच वर्ना पीपल बिलोंग टू। कुछ किंग्स का ऐसा मानना था कि जन्म कैसे डिसाइड कर सकता है कि कौन किस कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, जन्म से डिसाइड नहीं होना चाहिए। ओके। उसके बाद others felt that birth could not be a basis for deciding which varna people belonged to. Besides, some people felt that there should be no difference among people based on occupation. कुछ लोगों को लगता था, कुछ किंग्स को लगता था कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हम लोग को किसी को बांट नहीं देना चाहिए कि अगर ये फार्मर है तो ये इस ग्रुप में आएगा, वैश्यास में आ जाएगा, या फिर ये क्राफ्ट पर्सन है तो ये अनटचेबल्स के कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे हम लोग को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए किसी के ऑक्यूपेशन से, वो क्या काम कर रहा है, इससे हम लोग को उसको किसी भी वर्ना में नहीं डाल देना चाहिए कि ये अगर ब्यूरी का काम कर रहा है, ये अगर क्रीमेशन का काम कर रहा है, अंतिम संस्कार का काम कर रहा है, तो ये इसको अनटचेबल्स के कैटेगरी में डाल दो। ये सब बहुत गलत है। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ लोगों को लगता था कि अदर्स फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल, कि सबको ये अधिकार होना चाहिए कि सब पूजा कर सके। ठीक है। एंड अदर्स कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। कुछ लोग बिल्कुल इसका विरोध करते थे कि अनटचेबिलिटी का ये जो प्रैक्टिस है बहुत गलत है, बहुत गलत चीज़ है ये सब मानना कि कुछ लोग को पल्यूटिंग मान ले हम लोग। ठीक है। ऑल्सो देयर वेर मेनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट सच एज द नॉर्थ ईस्ट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वेयर नॉट वेरी शार्प एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रिस्ट वॉज लिमिटेड। नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जो था ना हमारा सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम पे, वहाँ पे ये डिफरेंसेस उतना ज़्यादा नहीं था, इतना ज़्यादा मतलब कैटेगराइजेशन नहीं माना जाता था लोगों का। जैसे कि ब्राह्मण्स का यहाँ पे उतना इन्फ्लुएंस नहीं था, जिसके वजह से लोग इतना ऊंच नीच नहीं मानते थे कि ये शूद्र से बिलोंग करता है, ये वैश्य है, तो ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, इतना नहीं मानते। ठीक है, बस इस बॉक्स में यही था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है जनपदास।
ठीक है। द राजाज हु परफॉर्म दिस बिग सैक्रिफाइसेस वेयर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजा और ऑफ जनपदास रादर देन जनास। जो राजा ये बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कर लेते थे, या जैसे कि अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर लेते थे, उनको हम लोग क्या कहते थे? राजाज कहते थे, राजाज ऑफ जनपदा, नॉट जना। जना मतलब जनाज मतलब क्या हो गया? नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। जनपदास का के राजा कहा जाता था जो भी ये अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर लेता था, ठीक है। द वर्ड जनपदा लिटरली मीन द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फूड सेटल्ड डाउन। जनपदा मतलब क्या होता है? कि जहाँ पे लोग रहते हैं, अपना खाने के लिए अपनी व्यवस्था करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे सेटल होके रहते हैं, अपना घर बनाते हैं वहाँ पे, ठीक है, उसको जनपदा कहते हैं। तो जनपदा के राजा किसको माना जाता था? जो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर लेता था, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट जनपदा का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि बहुत सारा जनपदा में सेटलमेंट मिला है, मतलब घर बना हुआ मिला है, या बहुत अच्छा से सब कुछ प्लान्ड वे में बसा बसाया सेटलमेंट मिला है हम लोग को। सच एज पुराना किला इन दिल्ली, ठीक है। दूसरा हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंगी चेरा इन इटा। लास्ट टू आर इन यूपी। ये जो लास्ट टू वाला है वो यूपी में पाया गया है। पहला कौन सा? एक पुराना मेरठ, मतलब पहला तो हस्तिनापुर जो नियर मेरठ है, और ये वाला, ठीक है, ये दोनों यूपी में पाया गया है, ठीक है। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हर्ड्स एंड केप्ट केटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। वो लोग क्या करते थे? जो जनपदा में जो लोग रहते थे वो लोग अपने साथ केटल रखते थे, ठीक है, और हर्ट में रहते थे, हर्ट्स बना के, ठीक है, छोटे छोटे घर बना के। और बहुत सारा क्रॉप्स ये लोग ग्रो करते थे, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन। शुगर केन तो पता है, ईख, सीसम एंड मस्टर्ड, ये सब ग्रो करते थे। ये लोग खाते ये थे, इसलिए ये सब ग्रो करते थे, रहते थे हर्ट्स में, केटल रखते थे अपने पास, ठीक है। और हम लोग को कहाँ कहाँ मिला है सेटलमेंट? तो हस्तिनापुर में एक मिला है, और बाकी पुराना किला इन दिल्ली। एक दो एग्जाम्पल याद कर लेना, जनपदा का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब और वो लोग क्या करते थे? वो लोग ना अर्थन पॉट भी बनाते थे, जो जनपदास में रहते थे अर्थन पॉट बनाते थे। और ये जो अर्थन पॉट होता था ना, कभी कभी ग्रे कलर का होता था, कभी कभी रेड कलर का होता था। एक स्पेशल टाइप का पॉटरी मिला है हम लोग को एक साइड से, जिसका नाम है पेंटेड ग्रे वेयर। अब नाम ही से पता चल रहा है कि ये ग्रे कलर का पॉट था, ठीक है। इसमें डिज़ाइंस बने हुए थे, सिंपल लाइंस और ज्योमेट्रिक पैटर्न भी बना हुआ इसमें मिला है, जिसका फोटो यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या है? ग्रे वेयर है, वही वाला पेंटेड ग्रे वेयर। प्लेट एंड बाउल्स आर मोस्ट कॉमन वेसल मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर. These are extremely fine to touch with a nice smooth surface. Perhaps these were used on special occasion for important people and to serve special food. तो ये हो सकता है स्पेशल लोगों को ये दिया जाता होगा जब कोई स्पेशल ओकेजन हुआ करता होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो कुछ कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न भी बना हुआ है, इसी के बारे में बात किया जा रहा है। इसका जो सरफेस है बहुत स्मूथ सरफेस हुआ करता था, बहुत स्मूथ सरफेस इसका हुआ करता है, और इसी में खाना वाना दिया जाता होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, जो कि हम लोग को मिला है एक स्पेशल साइट से, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है महाजनपदास, ठीक है। जनपदा के आगे महा लग गया बस। अब देखो, अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम जनपदा बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर एंड वेयर नोन एज महाजनपदा। देखो जनपदा से भी जो ज़्यादा फ्लरिश हो गया, डेवलप हो गया, उसको महाजनपदा बोलने लगे। जैसे कि सम ऑफ दीज आर लाइक, पहला तो हो गया तुम्हारा, इसका एक कैपिटल सिटी भी हुआ करता था। महाजनपदास जो भी होते थे उनका एक कैपिटल सिटी हुआ करता था। मेनी ऑफ दीज वेर फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मतलब प्रोटेक्टेड हुआ करता था, मतलब आसपास एकदम बड़ा बड़ा दीवार बना के रखा जाता था राजा के द्वारा, ताकि यहाँ पे कोई मतलब अटैक ना कर सके। बोलते हैं ना कि कैपिटल सिटी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखा जाता था, जो भी राजधानी होता है, ठीक है, तो बहुत उसको प्रोटेक्टेड रखा जाता था कि यहाँ पे बिल्कुल भी अटैक खास करके नहीं होना चाहिए। कैपिटल सिटी को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे महाजनपदास के जितने भी कैपिटल होते थे ना, जो भी कैपिटल सिटी होता था उसको फोर्टिफाइड रखा जाता था। फोर्टिफाइड मतलब प्रोटेक्टेड रखा जाता था, ठीक है, ऐसे बनाया जाता था कि उस पर कोई अटैक ना कर सके। जैसे कि ह्यूज वॉल्स, बड़े बड़े दीवार बनाए जाते थे लकड़ी के, ब्रिक के, ईंटा का, स्टोन का, वेयर बिल्ट अराउंड देम, उनके अगल बगल, ठीक है।
फिर उसके बाद फोर्ट्स वेयर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वेयर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग एंड नीडेड प्रोटेक्शन। बड़ा बड़ा किला बनवाया जाता था, ठीक है। सम रूलर वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वे बाय बिल्डिंग रियली लार्ज टॉल इंप्रेसिव वॉल अराउंड दिस सिटीज। महाजनपद के अराउंड कुछ लोग जो मतलब कुछ राजा जो थे ना, जानबूझ के बनवाते थे बड़े बड़े दीवार, ताकि वो दिखा सकें कि वो कितने ज़्यादा अमीर हैं, वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। इसलिए वो जानबूझ के मतलब इतना बड़ा बड़ा दीवार बनवाते थे, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स बनवाते थे, किला बनवाते थे। Also in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king। और ये भी सोच के बनवाते थे राजा लोग इतना बड़ा बड़ा दीवार कि जो भी इसके अंतर्गत जितने भी लोग रहेंगे, हमारे प्रजा रहेंगे, हम उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। Building such huge wall required a great deal of planning. Thousands, if not lakh of brick or stone had to be prepared। हज़ारों मतलब यहाँ पे इसके लिए ईंटा मंगवाया जाता था, हज़ारों ईंटा, थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स का काम लगता था। प्लानिंग चाहिए इतना ज़्यादा बड़ा दीवार बनवाने के लिए, ये सब पूरा मेहनत लगवाते था किंग उस टाइम पे, ठीक है। इनॉर्मस लेबर, बहुत ज़्यादा मजदूर का ज़रूरत पड़ता था इस काम को करवाने में, हज़ारों लोगों का ज़रूरत पड़ता था। बहुत सारे बच्चे, विमेन काम में लग जाती थी अगर इतना बड़ा बड़ा कोई दीवार बनवाने का ऑर्डर किंग दे देता था तो, ठीक है। बहुत सारे रिसोर्स का ज़रूरत पड़ता था। सोचो अगर इतना बड़ा दीवार बनवाना है तो कितना पैसा का ज़रूरत पड़ता होगा, रिसोर्स का ज़रूरत पड़ता होगा। द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौसम्बी, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ रिमेन ऑफ अ वॉल मेड ऑफ ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद, जिसको आज के टाइम पे हम लोग उत्तर प्रदेश कहते हैं। अ पार्ट ऑफ इट प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो। तो देखो यहाँ पे ये जो बड़ा दीवार है, ये ऐसा इतना ही बड़ा दीवार बनवाया जाता था। ये तो बहुत छोटा अंश देख रहे हैं हम लोग। ऐसा ही सोचो, हज़ारों ईंटा को मिला के बड़ा सा दीवार बनवाया जाता था, जिसमें हज़ारों मजदूर लगे रहते थे, बच्चे, बूढ़े, औरत, आदमी, सब एज ग्रुप का लोग इसमें लग जाता था। बहुत सारा पैसा खर्च होता था, बहुत सारा ईंटा लगता था, बहुत सारे रिसोर्सेज लगता था, ठीक है। क्यों ऐसा इतना करवाते थे? पहला तो कि प्रोटेक्टेड रहे, हमारा जो सिटी है, कैपिटल सिटी है महाजनपद, प्रोटेक्टेड रहे, कोई अटैक ना कर सके। दूसरा कारण कि हम कितने पावरफुल हैं, अमीर हैं, ये भी दिखाने के लिए, दिखावा के लिए। द न्यू राजाज नाउ बिकेम मेंटेनिंग आर्मीज, सोल्जर्स वेयर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। तो जो राजा थे ना, नए नए जो राजा आ रहे थे, अब वो आर्मी को मेंटेन करते थे, मतलब पूरा सोल्जर्स रखते थे, सोल्जर्स को सैलरी देते थे टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद सम पेमेंट वेयर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन। कुछ कुछ जो पेमेंट किया जाता था सोल्जर्स को, वो पंच मार्क्ड कॉइन वाला किया जाता था, मतलब एक कॉइन रहता था जिसमें पंच मार्क बना रहता था, ठीक है। अब इसके ये जो कॉइन है इसके बारे में भी हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मतलब जो पेमेंट किया जाता था वो पंच मार्क्ड कॉइन वाला पेमेंट भी किया जाता था, सिक्का दिया जाता था। अब पढ़ेंगे हम लोग दूसरा टॉपिक जिसका नाम है टैक्सेस। एज द रूलर ऑफ द महाजनपदास वेयर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज। तो जो महाजनपद के जो रूलर्स हुआ करते थे ना, वो मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को मेंटेन करते थे, ह्यूज फोर्ट, बड़े बड़े किला को मेंटेन करते थे, बड़ी बड़ी आर्मीज़ को मेंटेन करते थे। इसके लिए बहुत रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ता था। सोचो बड़ा बड़ा किला बनवा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं उस पर खर्चा नहीं लगेगा, बाद में कोई भी मरम्मत का काम छोटा मोटा लगते रहता था। या फिर इतनी बड़ी आर्मी है तो उसके लिए खाना का इंतज़ाम करना, उसके लिए सोने का इंतज़ाम करना, या फिर उसके लिए वेपन्स का इंतज़ाम करना, ये सब में बहुत पैसा खर्चा होता था। तो राजा को क्या चाहिए था? ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए था ये सबकी नीड को पूरा करने के लिए। और इसीलिए वो लोग क्या सोचे कि अब हम लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे, और इस टैक्स का कलेक्शन के लिए वो लोग कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट किए कि एक ग्रुप बनाया गया कि आप लोग का काम है अब से सबसे टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि सिर्फ ओकेजनल गिफ्ट पे ये लोग डिपेंड नहीं रह सकते थे, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट ब्राउड बाई पीपल एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ द जनपद, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स। देखो नॉर्मल जनपद के जो राजा थे ना, वो अपना गिफ्ट लेते थे, उनसे उनका पूरा प्रजा चल जाता था, पूरा वो अपने सिटी को मैनेज कर लेते थे। बट क्योंकि महाजनपद जो है वो जनपद से भी ज़्यादा डेवलप्ड होता है ना, तो वहाँ के जो राजाज होते थे ना, वो सोचे नहीं हम लोग को तो टैक्स लेना ही पड़ेगा लोगों से, क्योंकि हम लोग के यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है, ज़्यादा
प्रोटेक्शन करना पड़ता है, जिसके लिए ज़्यादा आर्मी ज़रूरत पड़ता है, या फिर ज़्यादा बड़ा बड़ा किला फोर्ट्स बनवाने पड़ते हैं, जिसके लिए हम लोग को टैक्स लेना ज़रूरी है लोगों से। सिर्फ ओकेजनल गिफ्ट से काम नहीं चलेगा कि कभी अगर बड़ा पूजा हुआ तो लोग आके गिफ्ट दे दिया, उससे काम नहीं चलेगा, अब टैक्स लेना ही पड़ेगा। इसीलिए अब टैक्स कलेक्शन का काम शुरू किया गया, जो कुछ ऑफिशियल्स मिलके करते थे। टैक्स ऑन क्रॉप वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स पे, ठीक है, मतलब जो भी खेती से जो भी क्रॉप्स होता था ना, उस पर टैक्स लगाया जाता था। ये सबसे ज़्यादा मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था मतलब उस टाइम के राजा के लिए, बिकॉज मोस्ट पीपल वेयर फार्मर। आधा से ज़्यादा लोग तो मतलब खेती करते थे, फार्मर्स थे, किसान थे। यूजुअली द टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ वॉट वॉज प्रोड्यूस्ड। दिस वॉज नोन एज भागा और शेयर। तो जितना भी आपका प्रोडक्शन हुआ उसका 1/6 पार्ट, ठीक है, 1/6 हिस्सा दे देना है आपको राजा को, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। आप अगर दे दिए मतलब आप टैक्स भर दिए, जितना भी आप प्रोडक्शन किए उसका 1/6 प्रोडक्शन का हिस्सा, ठीक है, जिसको हम लोग, और इस जो क्रॉप्स पे टैक्स जो लगता था उसको हम लोग भागा कहते थे या फिर शेयर कहते थे। देयर वेर टैक्सेस क्राफ्ट पर्सन पे भी टैक्स लगता था, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिलाई वाला है, वीवर है, ठीक है, तो उसको कम से कम हर महीना में एक बार किंग के लिए सिर्फ काम करना पड़ेगा। पैसा वैसा नहीं लेगा, वो सिर्फ काम करेगा किंग के लिए एक दिन पूरा फ्री में, हर महीना में एक बार कम से कम, ठीक है, ताकि किंग का जितना भी काम है वो किंग करवा ले। एक तरह से वही टैक्स हो गया, ठीक है। फिर जो हर्डरर्स होते थे, जो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, उनको क्या करना पड़ता था, उनको भी टैक्स पे करना था। वो कैसे टैक्स पे करते थे, तो वो जो एनिमल्स होता था ना, उससे जितना भी चीज़ वो लोग को मिल रहा है, जैसे कि काउ से मिल्क मिला, ठीक है, या फिर किसी एनिमल का स्किन मिला, तो वो राजा लोग को दे दिया करते थे। वही वो लोग का टैक्स हो जाता था। टैक्स मतलब भर दिए। फिर उसके बाद कुछ गुड्स पे भी टैक्स लगता था, जो खरीदा जा रहा है या जो बेचा जा रहा है, ट्रेड जो हो रहा है, उस पर भी टैक्स लगता था, वो भी टैक्स चल जाता था राजा को। हंटर्स और गैदर्स पे भी टैक्स लगता था। वो लोग क्या करते थे, जितना भी चीज़ वो लोग को जंगल से मिलता था उसका थोड़ा मोड़ा हिस्सा जाके राजा को दे देते थे, वही वो लोग का टैक्स हो गया। तो ऐसे अलग अलग टाइप के लोगों पे अलग अलग टैक्स लगाया जाता था। जो खेती कर रहा है वो अपना खेती का कुछ हिस्सा दे देगा, जो एनिमल्स का डोमेस्टिकेट कर रहा है वो एनिमल्स से जो मिल रहा है वो दे देगा, जो फॉरेस्ट में है वो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस दे देगा, ठीक है। तो अलग अलग ऐसे ही टैक्स सब पे कुछ ना कुछ लिया जाता था सबसे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन फ्लक्शेयर। दिस मीन्स दैट हैवी क्लेई सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन विथ अ वुडन फ्लक्शेयर, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस्ड। तो बहुत बड़ा एक चेंज आता है एग्रीकल्चरल पैटर्न में, मतलब खेती में। कैसे, तो लोग अब क्या यूज़ करने लगे थे, फार्मर्स जो थे, आयरन फ्लक्शर, मतलब लोहा का, आयरन का फ्लग शेयर, ठीक है, खेती करने के लिए आयरन वाला वो यूज़ करने लगे थे, जिसको हम लोग बोलते हैं कुल्हाड़ी। आयरन का कुल्हाड़ी यूज़ करने लगे थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो मिट्टी था ना वो बहुत गीला टाइप का होता था, ठीक है, क्लेई होता था, ठीक है, वो सूखा नहीं होता था कि आराम से किसी भी चीज़ से, वुडन फ्लग से हो जाता, लकड़ी वाला से नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता था, भारी हो जाता था। कोई भी चीज़ गीला हो जाता तो और भारी हो जाता, तो वैसे ही मिट्टी जब गीला हो जाता था तो वो और भारी हो जाता था। और इसीलिए फार्मर्स जो थे ना, आयरन फ्लक्शेयर मतलब लोहा का कुल्हाड़ी यूज़ करते थे, उसको टर्न करने में, मिट्टी को टर्न करने के लिए, मतलब मिट्टी को ऐसे ऐसे हिलाने के लिए, ठीक है, हिल भी नहीं पाता था क्योंकि मिट्टी। Second, people began transplanting paddy. This meant that instead of scattering seed on the ground from which plant would sprout, saplings were grown and then planted in the field. और दूसरा चीज़ वो लोग क्या करने लगे थे, किसान ट्रांसप्लांटेशन करने लगे थे। मतलब जैसे कि पहले के टाइम पे नॉर्मली क्या होता था कि चलो कोई भी चीज़ का सीड ले लिए, जिसका प्लांट ग्रो करना है, उसको छिड़क दिए ऐसे ही मिट्टी पे, खुद ब खुद अब प्लांट उग जाता था। बट अब किसान क्या करने लगे, पैटर्न में चेंज ला दिए। वो लोग क्या करते थे, पहले सैपलिंग ग्रो कर लेते थे। मतलब ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऐसे ही होता है कि पहले अलग से उगा लो प्लांट, थोड़ा सा सैपलिंग उगा लो। सैपलिंग क्या होता है, एक ऐसा छोटा सा प्लांट जिसका हाइट 4 ही इंच मतलब
उग गया, 4 इंच से ज़्यादा नहीं होता उसका हाइट, तो अलग से सैपलिंग उगा लो, फिर उसके बाद उसको मिट्टी में डाल देना, ऐसा होता है। तो पहले प्लांट को थोड़ा मोड़ा उगा लो 4 इंच तक, फिर उसके बाद उसको मतलब मिट्टी में डाल देना, दैट इज़ ट्रांसप्लांटेशन, उसी को ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि लोग अब क्या करने लगे थे ना, कि प्लांट को क्या करते थे, फील्ड्स में बाद में उगा देते थे सैपलिंग्स को। सैपलिंग क्या होता है, थोड़ा सा उगा लिए पहले प्लांट को अलग से, फिर मिट्टी में डाल दिए। तो लोग अब यही करने लगे थे। इससे क्या हुआ ना कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, खेती बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और साथ ही साथ मतलब जो प्लांट था वो ज़्यादा टाइम तक सरवाइव कर रहा था, मतलब सड़ नहीं रहा था, ठीक है, अच्छा रह रहा था। बट ये बैक ब्रेकिंग वर्क था, मतलब पीठ तोड़ वाला काम था बिल्कुल, ठीक है। बहुत हार्ड होता था ये सब काम करना, बहुत बड़ा प्रोसेस होता था। स्लेव मैन एंड वीमेन, जिसको दासाज या दासीज होते थे ना, जिनको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था नौकरों की तरह, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर जो होते थे, उनको ये सब काम करवाया जाता था, जिनके अंडर कोई लैंड नहीं है, कोई काम नहीं है, उनसे ज़बरदस्ती इतना ज़्यादा काम करवाया जाता था, ठीक है, हैवी काम, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, अ क्लोजर लुक टू मगध। अब उसके बाद देखो, मगध जो था ना, बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद में आता है। इन अबाउट 200 ईयर्स अगो मेनी रिवर्स सच एज गंगा हो गया या सोन हो गया, वो फ्लो करती है मगध से, ठीक है, गंगा या सोन। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, मेकिंग द लैंड फर्टाइल। जो अब इसके लिए ये जो रिवर्स बहती है ना मगध से, इसके वजह से क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो या वाटर सप्लाई का कभी दिक्कत ही नहीं हुआ, या फिर लैंड जो था ना वो बहुत हमेशा से फर्टाइल रहा, लैंड का क्वालिटी फर्टाइल रहा, क्योंकि पानी उसको लगातार मिला। पार्ट ऑफ मगध वेयर फॉरेस्टेड, जो मगध वाला हिस्सा है ना वो बहुत अच्छे से वहाँ पे पूरा फॉरेस्ट है, ठीक है, ग्रीनरी की कमी नहीं है। एलिफेंट हुआ करता था इस फॉरेस्ट में, जिनको ट्रेनिंग दिया जाता था, वो आर्मी का हेल्प करती थी, सोल्जर्स का हेल्प करती थी बैटल के टाइम, ठीक है। कार्ट्स, चैरियट मतलब बनाने में बहुत दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि मगध में बहुत अच्छा खासा जंगल था, ग्रीनरी था, पेड़ था, जिसकी वजह से लकड़ी का कभी कमी नहीं हुआ। और इसी लकड़ी से जो मगध के लोग थे वो कार्ट बनाते थे, फिर उसके बाद चैरियट बनाते थे, रथ बनाते थे, ठीक है, जो लड़ाई में काम आता था। फिर उसके बाद आयरन का खदान था, आयरन ओर का खदान था, माइन था मगध में, जिसके वजह से आयरन आराम से मिल जाता था, आयरन मिल जाता था मतलब लोहा मिल जाता था आराम से, तो लोहा का वेपन बहुत सारा बनाया जाता था, टूल्स बनाया जाता था, ठीक है। तो मगध बहुत ही रिच प्लेस कह सकते हैं हम लोग। सोचो, वहाँ पे एलिफेंट है, फॉरेस्ट है, ग्रीनरी है, वाटर है, दो रिवर बहती हैं, जिसकी वजह से फर्टाइल लैंड है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, जिसके वजह से आराम से वुड मिल जाता है, आयरन ओर का माइन है, जिसके वजह से आराम से आयरन मिल जाता था, तो वेपन बना लेते थे लोग। मगध जो है ना, उसका 2 पावरफुल रूलर्स रहे हैं, पहला बिम्बिसारा, दूसरा अजातशत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कंक्वेयर अदर जनपदा। ये लोग कोशिश करते थे कि बाकी जनपद को भी हम लोग कैप्चर कर ले। कौन? 2 पावरफुल रूलर जो मगध पे राज किए हैं, बिम्बिसारा और अजातशत्रु। महापद्मा नंदा जो और एक बहुत ही पावरफुल रूलर रहे हैं, वो अपने कंट्रोल को, मतलब वो अपने एम्पायर को कहाँ तक बढ़ाए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट तक भी बढ़ाए। राजगृह, राजगृह क्या है, जिसको आज के टाइम पे हम राजगीर बोलते हैं, जो कि बिहार में है, वो कैपिटल हुआ करता था मगध का, ठीक है, राजगीर, जिसको हम राजगीर के नाम से आज जानते हैं, जो बिहार में है, जहाँ पे ग्लास पुल है, ठीक है। तो राजगृह जिसको जो होता था ना, वो मतलब मगध का कैपिटल हुआ करता था पहले के टाइम पे। फिर उसके बाद ये कैपिटल राजगृह नहीं, राजगृह से पाटलिपुत्र बन गया, राजगृह को एज अ कैपिटल हटा दिया गया, अब पाटलिपुत्र को कैपिटल माना जाने लगा, ठीक है, जिसको हम आज के टाइम पे पटना बोलते हैं। अलेक्जेंडर जो थे ना, जो मैसेडोनिया में रहते थे, यूरोप में रहते थे, वो वर्ल्ड कन्क्वेयर करना चाहते थे, पूरे दुनिया को जीतना चाहते थे, जो कि वो कर नहीं पाए। लेकिन हाँ, जब वो इंडिया आते हैं और जब वो इंडिया की तरफ अंदर अंदर आते जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब वो बीज नदी के पास पहुंचते हैं, बीज के मतलब बैंक के पास पहुंचते हैं, किनारे पहुंचते हैं, तो उनकी जो सोल्जर है ना, उनको मना कर दी थी कि हम आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लड़ाई लड़ चुकी थी अलेक्जेंडर की वजह से, क्योंकि वो लोग अब थक चुकी थी, वो लोग टायर्ड हो चुकी थी, तो अब वो लोग के पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था, और साथ ही साथ वो डर चुकी थी। दे वर स्केयर्ड एज दे हैड हर्ड दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मी ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट एंड एलिफेंट। और जो अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर की आर्मी थी ना, वो इसलिए भी इंडिया में अटैक अंदर नहीं करना चाह रही थी क्योंकि वो लोग बोले कि हम लोग सुने हैं कि इंडियन रूलर जो है ना, इंडिया के जो शासक है, जो किंग्स हैं, वो मतलब उनका जो आर्मी है ना बहुत स्ट्रांग है, फुट सोल्जर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनका रथ है उनके पास बड़े बड़े एलिफेंट हैं, तो इसलिए इनसे लड़ना ठीक नहीं है। तो अलेक्जेंडर की सोल्जर मना कर देती हैं, नहीं तो वो तो इंडिया पे भी अटैक करने आ रहे थे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है अ क्लोजर लुक टू वाजी। वाइल मगध जो तो वो पावरफुल किंगडम था ही, दूसरा था वाजी जिसका कैपिटल था वैशाली, ठीक है, जो कि बिहार में है आज के टाइम पे। वॉज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो वाजी है ना, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था जिसको हम लोग गना और संघा बोलते थे। ठीक है, इन अ गना और संघा देर वेर नॉट वन बट मेनी रूलर्स, बहुत सारे रूलर्स मिल के रूल करते थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल्ड टुगेदर ईच वन वॉज नोन एज अ राजा। हजारों रूलर मिल के रूल करते थे इस गना और संघा गवर्नमेंट के अंदर, और हर एक रूलर को हम लोग राजा कहते थे। ठीक है, दीज राजा परफॉर्म्ड रिचुअल्स टुगेदर, दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। ये जो हर एक राजा होते थे ना, गना और संघा के, जो साथ में मिलके रूल करते थे, ये लोग असेंबलीज में मिलते थे, साथ में डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे, साथ में मिलके हर पूजा रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ दे वर अटैक्ड बाई एन एनिमी, अगर कोई एनिमी शत्रु अटैक करता था इन पे, तो ये लोग आपस में डिस्कस करते थे और उस एनिमी से लड़ते थे, उसको डराते थे। हाउ एवर विमेन, दासाज और कामाकाराज हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज, बट विमेन को, जो औरतें होती थी उस टाइम की, ये जो स्लेव्स होते थे, इनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि आप लोग इस मतलब रिचुअल्स में या फिर इस असेंबलीज में जहाँ पे राजा लोग आ रहे हैं वहाँ पे आप लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गना और संघा का मीनिंग लिखा है। गना मतलब कि एक ग्रुप जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं, और संघा जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, या संघ नहीं बोलते हैं, तो संघ मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है, और गना बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ मेंबर्स। तो वैसे ही गना संघा जो था ना, ये एक टाइप का गवर्नमेंट हुआ करता था जहाँ पे बहुत सारे रूलर्स मिल के रूल करते थे। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट हुआ करता था, और हर एक आदमी मेंबर को हम लोग राजा कहते थे। राजा लोग मिल के आपस में डिसाइड करके हर काम करते थे, पूजा करते थे। यहाँ पे विमेन को कोई भी अगर मतलब कि गैदरिंग होता था, ऑफिशियल गैदरिंग, उस पर आम प्रजा कोई भी आ सकता है, लेकिन विमेन्स को आना अलाउड नहीं था, स्लेव्स को आना अलाउड नहीं था। बोथ द बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग्ड टू गना और संघा। गना और संघा में बुद्धा और महावीरा भी इन्हीं से बिलोंग करते थे, इसके मेंबर हुआ करते थे। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन संघास कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक। अगर मतलब जानना है हम लोग को डिस्क्रिप्टिव वे में संघास के बारे में कि ये कैसा गवर्नमेंट होता था, और अगर इसके बारे में जानना है तो हम लोग बुद्धिस्ट बुक से जान सकते हैं। ठीक है, दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वाजीज फ्रॉम द दीघा निकाया, एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट बुक है। ठीक है, जिसमें वाजीज के बारे में लिखा हुआ है कि कैसा होता था ये गना संघा, जब साथ में रूलर मिलके रूल करते थे इतने सारे, तो कैसा उस टाइम का सिस्टम हुआ करता था, ये इस बुक में पूरा अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, दीघा निकाया में। ठीक है, इसमें स्पीचेस भी दिया हुआ है बहुत सारा बुद्धा का, क्योंकि बुद्धा और महावीरा भी इसी गवर्नमेंट से बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये कब लिखा गया है, तो 2300 ईयर्स अगो लिखा हो गया है, पहले लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अजातशत्रु एंड द वाजीज। अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वाजीज। अजातशत्रु जो थे ना, वो वाजीज पे अटैक करना चाहते थे। ही सेंट हिज, और वो क्या करते हैं ना, वो अपने मिनिस्टर को भेजते हैं कि जाओ बुद्ध जी से पूछो और उनका एडवाइस लो कि हमको अटैक करना चाहिए कि नहीं, किस पे, गना संघा पे। तो जो बुद्ध है ना, वो पूछते हैं वाजीज से कि जो मतलब गना संघा के जो लोग हैं वो आपस में मिलते हैं, उनका आपस में बॉन्डिंग कैसा है, या फिर वो लोग जो हैं वो बार बार मतलब लोगों से उनका कम्युनिकेशन कैसा है। तो वो जो वाजीज है ना, वो कहते हैं ये सब में तो वो लोग अच्छे हैं। तो जो बुद्ध हैं वो कहते हैं कि जब तक ये जो मतलब गना संघा की गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनका कम्युनिकेशन लोगों के साथ बहुत अच्छा बना रहेगा, या फिर वो लोग आपस में वो लोग का यूनिटी बना रहेगा, या फिर वो लोग
अपने द्वारा इस्टेब्लिश्ड किए रूल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे, या फिर वो लोग बड़े एल्डर्स का बात मानेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, विमेंस को मतलब टॉर्चर नहीं करेंगे, उनको ज़बरदस्ती स्लेव्स नहीं बनाएंगे, या फिर जो चैत्याज होता है, लोकल श्राइन जो होता है, उसका अच्छा से ध्यान रखेंगे, भले चाहे वो टाउन में हो या फिर विलेजेस में हो, या फिर वो लोग मतलब वाइस सेंट हु फॉलो डिफरेंट बिलीफ वे रिस्पेक्टेड एंड अलाउडेड टू इंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। वो लोग सबका रिस्पेक्ट करेंगे, हर धर्म का। तब तक ये लोग को कोई तोड़ नहीं सकता है, इस गवर्नमेंट को कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, तो जो अजातशत्रु थे ना, वो क्या चाहते थे, वो वाजिज पे अटैक करना चाहते थे, बट बुद्ध जी कहते हैं कि नहीं, आप तब तक ये लोग को हरा नहीं पाएंगे जब तक ये लोग आपस में यूनिटी अच्छा बना रहेगा, जब तक ये लोग अच्छे से रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा अपने किंगडम में, या फिर ये लोग एल्डर्स का रिस्पेक्ट करेगा, विमेन का रिस्पेक्ट करेगा, तब तक आप लोग इसको हरा नहीं सकते हैं। तो यही एडवाइस वो अजातशत्रु को देते हैं। ठीक है, तो इसी के मतलब थ्रू मतलब ये पूरा पता चलता है हम लोग को सिस्टम थोड़ा मोड़ा। राजाज ऑफ द पावरफुल किंगडम ट्राइड टू कन्क्वेयर द संघास। जो पावरफुल किंगडम के राजा थे ना, जैसे कि आप अजातशत्रु को ही देख लो, वो संघास को कैप्चर करना चाहते थे कि किसी तरह हरा दें इसको। नेवरदिलेस दीज लास्टेड फॉर, ये जो संघ है ना वो बहुत लंबे टाइम तक चला, कम से कम 1500 साल तक तो चला ही। व्हेन द लास्ट ऑफ द गना या संघा, लास्ट गना संघा को कौन हराया, गुप्ता रूलर्स ने हराया आखिरकार जाके। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम लोग आगे चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे हराया, कितना लड़ाई हुआ। अब चलते हैं एल्सवेयर में। यहाँ पे यही बताया गया है कि जो पीपल्स ऑफ एथेंस हैं वो एक गवर्नमेंट सेटअप की है जिसको हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं, जहाँ पे सारे जो मेंस थे जिनका एज 30 ईयर्स से ऊपर था उनको फुल सिटीजन्स बोलते थे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, ये लोग मतलब आपस में मिलते रहते थे हमेशा, एटलीस्ट 40 टाइम्स, एक साल में 40 बार कम से कम मिल के ये लोग आपस में इम्पॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन करते थे। डेमोक्रेसी के तहत ऐसा होता था। सारे सिटीजन्स जो थे ना ये मीटिंग्स को अटेंड करते थे। ठीक है, अपॉइंटमेंट बहुत सारा होता था फॉर द पोजीशन वेयर मेड थ्रू लॉटरी। लॉटरी जिसका निकलेगा उसको वो पदवी मिल जाता था। ठीक है, मतलब सबको राइट दिया जाता था लॉटरी खेलने का। ठीक है, फिर उसके बाद ऑल दोज हु वांटेड, जिसको भी मन है कोई भी पोस्ट पे जाने का वो अपना नाम दे सकता था। ठीक है, और अगर उसका लॉटरी निकल जाता था तो वो उसको पदवी मिल जाता था। सिटीजन्स जो थे ना उनको आर्मी में भी मतलब वो भर्ती रहते थे, नेवी में भी जाते थे अपने नेशन को सर्व करने के लिए। विमेन जो थी ना उनको सिटीजन्स नहीं माना जाता था इस टाइम पे। बहुत सारे फॉरेनर्स जो थे, मेनी फॉरेनर्स जो एथेंस में रहते थे एज मर्चेंट, व्यापारी की तरह, या फिर एज अ क्राफ्ट पर्सन, वो उनको भी राइट नहीं था सिटीजनशिप का। मतलब वो बस काम कर रहे एथेंस में, ठीक है, बट उनको सिटीजन नहीं माना जाता था। बहुत सारे स्लेव्स थे एथेन में, नौकर थे। स्लेव्स मतलब वही बंधुआ मजदूर जिनको जो माइंस में काम करते थे, खदान में काम करते थे। ठीक है, उनको भी सिटीज़न नहीं माना जाता था, ना तो उनको एज ए सिटीज़न ट्रीट किया जाता था। विमेंस को और जो फॉरेनर्स होते थे या फिर जो स्लेव्स होते थे इनको सिटीजन्स नहीं माना जाता था। बाकी इसमें यही लिखा है कि डेमोक्रेसी एथेंस में था एक टाइम पे, जहाँ पे लोग लॉटरी के थ्रू अलग अलग पदवी के लिए सेलेक्ट किए जाते थे। जिनको भी मन होता था कि हमको इस पोजीशन पे जाना है वो अपना नाम दे देता था अथॉरिटीज़ को। ठीक है, फिर उसके बाद ये लोग आर्मी या नेवी में भी काम करते थे, यहाँ के लोग एथेंस के, अंडर दी डेमोक्रेसी। 30 साल के ऊपर जितने भी मैन होते थे ना उनको सिटीज़न माना जाता था, फुल सिटीज़न। और इसी की तरह हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस चैप्टर, कुछ गलत लगा हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलते अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विद द नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।